अब टाइम नहीं है एक्चुअली। यस यस, अभी बात करते हैं इसके लिए, नहीं तो फिर फोटो ले लेना मेरे स्लाइड्स का, है ना। सर मना करते हैं। हाँ चलो, मैं इसकी फिर पीडीएफ बना के कुछ भी करूंगा, दूंगा। यस सर, सी सी प्लीज प्लीज। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं रिसर्च ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा हूं, ठीक है। मैंने इसके बारे में थोड़ा सा मैं प्रीवियसली डिस्कस किया था, शॉर्ट शॉर्ट में आपसे बात करूं, डिटेल में बात करूं, जहां जहां क्वेश्चंस इसमें आते हैं उस पार्ट को मैं आपसे डिस्कस करूंगा। क्लियर। रिसर्च ऑब्जेक्टिव क्या है भैया, कि एक क्लियर कंसाइज डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट होता है। क्लियर वर्ड मेरा पकड़ना आप उसको, क्लियर कंसाइज। कंसाइज मतलब क्या होता है, शॉर्ट रूप में। कंसाइज एंड डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट। मैंने वर्ड बताया था डिक्लेरेटिव का मतलब, जब मैंने इंटरोगेटिव और डिक्लेरेटिव बताया था, जिससे मैंने क्लास अटेंड की है, मैं बाद में डिस्कस कर लूंगा। मैंने बताया था क्योंकि आएगा क्वेश्चन उसमें से भी, एग्जाम्पल दिया हुआ होगा कि किस टाइप का स्टेटमेंट है, डिक्लेरेटिव है कि इंटरोगेटिव है, और मैंने उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया था, जो जागे होंगे उसको पता होगा। क्लियर क्लियर। तो एक क्लियर कंसाइज डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट रिगार्डिंग योर रिसर्च प्रॉब्लम। जो भी रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है, मैंने आपको 4 डिफरेंस बताया था कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या होता है, रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है, रिसर्च क्वेश्चन क्या होता है, और रिसर्च टाइटल क्या होता है। मैंने चारों में आपको डिफरेंस बताया था। क्लियर। तो मैं जो बात कर रहा हूं रिसर्च ऑब्जेक्टिव की, क्लियर। ऑब्जेक्टिव जनरली हम क्यों लिखते हैं रिसर्च स्टडी के अंदर, क्लियर। तो ऑब्जेक्टिव हम लिखते हैं, इट्स प्रोवाइड द डायरेक्शन, हमें किस दिशा में स्टडी करनी है। क्लियर। जैसे हमने लिखा कि हम ब्रोंकाइटिस के ऊपर क्या कर रहे हैं भैया, नॉलेज असेस कर रहे हैं। क्लियर। या नॉलेज असेस कर रहे हैं, तो हमें उसको डायरेक्शन दिया, तो हम उसमें लिखेंगे टू असेस द नॉलेज रिगार्डिंग द ब्रोंकाइटिस अमंग द पॉपुलेशन, जो भी आप लिखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हमें एक डायरेक्शन मिला कि हमें क्या करना है, केवल नॉलेज ही असेस करना है, इसका एटीट्यूड असेस नहीं करना है, इसकी प्रैक्टिस असेस नहीं करनी है, क्या अनदर कोई चीज मुझे ब्रोंकाइटिस पे ही करना है, या अदर स्टडीज में मुझे जनरली इसको नहीं करना है। तो सिंपल सी एक लैंग्वेज में बात करूं कि ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है, एक क्लियर कंसाइज डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट होता है विच प्रोवाइड द गाइडलाइंस, which provide the guideline या which provide the direction to the researcher, को डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि किस दिशा में आपको क्या करनी भैया, स्टडी को आगे बढ़ाना है। ठीक है, जो क्वेश्चंस बनते हैं इसमें से उनकी मैं ज्यादा बात करूंगा आपसे, बाकी सब लिखी हुई कहानी है, आप देख लें क्या क्वेश्चंस आ सकता है वो बात करूंगा आपसे। ये डेफिनेशन है, रिसर्च ऑब्जेक्टिव इज अ क्लियर कंसाइज डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट विच प्रोवाइड द डायरेक्शन टू द इन्वेस्टिगेट द वेरिएबल। क्लियर, डायरेक्शन मिलता है। ये और भी डेफिनेशन है, आप डेफिनेशन को पढ़ लेना, मैं डेफिनेशन हिंदी अनुवाद नहीं कर रहा इनका, है ना। क्लियर, एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं उसको। क्लियर, एक एग्जांपल दिया है, यस, व्हाट द रिसर्चर विल बी एबल टू अचीव एट द एंड ऑफ द रिसर्च स्टडी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑब्जेक्टिव क्या है, कि ऑब्जेक्टिव लिखने का कारण क्या है हमारा, कि जब स्टडी का जब एंड होगा तब रिसर्चर क्या अचीव करेगा। क्लियर, कि मुझे नॉलेज असेस करना था, मैंने नॉलेज असेस कर लिया, मुझे प्री टेस्ट लेना था, मैंने प्री टेस्ट ले लिया, मुझे इंप्लीमेंटेशन कुछ करना था, पढ़ाना था, मैंने पढ़ा दिया, मुझे पोस्ट टेस्ट लेना था, मैंने पोस्ट टेस्ट ले लिया, मुझे इनका एसोसिएशन निकालना था डेमोग्राफिक वेरिएबल का और स्कोर का, वो मैंने निकाल दिया। तो व्हाट एट द एंड ऑफ द स्टडी रिसर्चर क्या अचीव करता है, वो आपको जनरली ऑब्जेक्टिव के थ्रू प्रोवाइड होता है। मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगा अभी। क्लियर, ये इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में क्वेश्चंस आपको मिल सकता है ऑब्जेक्टिव से, डेफिनेशन वगैरह से नहीं मिलता है। डेफिनेशन से अगर मिल सकता है कि भी ऑब्जेक्टिव को किस तरह डिफाइन कर रहे हैं आप इससे, तो क्लियर कंसाइज स्टेटमेंट लिखा हुआ आ जाए, समझ जाना वो क्या आपका ऑब्जेक्टिव है। क्वेश्चन जो मिलेगा आपको, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिसर्च ऑब्जेक्टिव, ठीक है, इसका न्यूमोनिक से क्वेश्चन मिलता है, दैट न्यूमोनिक इज अ स्मार्ट। बहुत बार एमसीक्यू आया हुआ एग्जाम के अंदर कि ऑब्जेक्टिव का जो गुड ऑब्जेक्टिव का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, गुड ऑब्जेक्टिव का कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसका जो निमोनिक है वो क्या है भैया, इट शुड बी स्मार्ट, SMART, याद रहे। क्लियर, एक निमोनिक मैंने पहले भी बताया था किसी चीज का, नहीं रिसर्च में, हाँ कहा क्या बताया था, कहा फाइन फाइन, राइट, फाइन फाइन, याद रहे भैया, आ सकता है निमोनिक, याद रहे कि क्या निमोनिक है आपका। तो याद रहे भैया, ये क्वेश्चन बहुत बार मल्टीपल टाइम्स नोट सेट में भी आया हुआ क्वेश्चन है, ट्यूटर के एग्जाम में भी आया क्वेश्चन है कि गुड रिसर्च ऑब्जेक्टिव, ऐसे हो सकता है गुड रिसर्च ऑब्जेक्टिव विल बी, क्या हो सकता है ऑप्शन में आपको, ए ऑप्शन फाइन, बी ऑप्शन स्मार्ट, या और कुछ भी PICOT मिल सकता है, ठीक है, PICO मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है। तो योर आंसर इज स्मार्ट। तो व्हाट इज द, अब एक क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि स्मार्ट जो है ऑब्जेक्टिव का कैरेक्टरिस्टिक्स, उसमें से एस जो है वो किसको डिफाइन कर रहा है,
एम जो है वो किसको डिफाइन कर रहा है, ए किसको डिफाइन कर रहा है, और आर किसको कर रहा है, टी किसको कर रहा है। समझ में आ रही कहानी? मैं बात करता हूं एक की। एस इट मींस स्पेसिफिक, याद रहे, इट मींस यूर ऑब्जेक्टिव शुड बी स्पेसिफिक। वैसे दो टाइप के होते हैं, जनरल भी होता है, स्पेसिफिक भी होता है। ठीक है, जनरल की भी मैं टाइप्स में बात करूंगा। ठीक है, तो याद रहे भैया, आपका क्या होना, स्पेसिफिक होना चाहिए। मैं जनरल और स्पेसिफिक पढ़ाऊंगा तो मैं आपको डिफरेंस समझाऊंगा कि जनरल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, स्पेसिफिक क्या होता है। ठीक है, पहला कहानी मैंने बताई थी आपको, न्यूमोनिक क्या याद रखना भैया, ऑब्जेक्टिव शुड बी स्मार्ट। ठीक है, और यहां पे पूछ सकते हैं कि एस इंडिकेट, तो एस किसमें इंडिकेट करा भैया, स्पेसिफिक। नेक्स्ट इज द एम, एम इज द मीजरेबल। ठीक है, मीजरेबल का मतलब समझ रहे हैं कि एट द एंड ऑफ द स्टडी जो भी है आप उसको मीजर कर पा रहे हैं। ठीक है, आप उसको एनालाइज कर पा रहे हैं, कैलकुलेट कर पा रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, मीजरेबल फॉर्म के अंदर। ठीक है, ए इज फॉर द वेरी गुड, अटेनेबल या अचीवेबल। वैसे वर्ड अटेनेबल ही है, अगर उसमें मिलता है तो आपको अटेनेबल ही याद रखना है। मैंने ये समझाने के लिए वर्ड लिखा ब्रैकेट में कि अटेनेबल वर्ड को लोग समझे नहीं, उसको आप गेन कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। गेन, अचीवेबल इट मींस, सपोज आई एम जस्ट गिवन वन एग्जांपल कि आपको रिसर्च स्टडी करना चाह रहे हैं, आपके पास सपोज कॉस्ट, आपकी स्टडी की जो कॉस्ट है बहुत ज्यादा है, लेकिन यू डोंट हैव इनफ मनी, आपके पास इनफ मनी नहीं है टू कंडक्ट द रिसर्च स्टडी। तो आप स्टडी को बीच में ब्रेक करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा ना आपको, तो ये आपको पहले से पता होना चाहिए। इट मींस ऑल रिसर्च स्टडी शुड बी अटेनेबल या ऑल रिसर्च स्टडी शुड बी अचीवेबल। आप उसको अचीव कर पा रहे हैं या कंप्लीट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, दैट मीनिंग इज अटेनेबल। समझ में आई कहानी? स्पेसिफिक मैं इसको डिस्कस करूंगा, आपको मीजरेबल फॉर्म में होना चाहिए या अटेनेबल फॉर्म में होना चाहिए। आर इंडिकेट फॉर द रियलिस्टिक। ठीक है, रियलिस्टिक होनी चाहिए, रियलिस्टिक एज इट इज। क्लियर, कोई उसमें मैनिपुलेशन चेंजेस आप नहीं कर सकते, रियलिस्टिक होनी चाहिए। एंड इज अ टाइम बाउंड, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आपको क्वांटिटी पैलेट्स, और वहां पे जब टाइम का आया था कि स्टडी शुड बी, है ना, फिजिबिलिटी जब मैंने पढ़ाया था उसके अंदर मैंने टाइम का एस्पेक्ट बताया था आपको। क्लियर, कि बहुत सारी स्टडीज होती है, इट विल टेक मोर टाइम। सपोज उसको 3 साल लग रहे हैं, उस स्टडी के अंदर 4 साल लग रहे हैं, बट यू डोंट हैव इनफ टाइम। क्या जनरली यूजी स्टूडेंट रिसर्च करते हैं, उनको 15 डेज से 1 मंथ का टाइम मिलता है, जो बीएससी नर्सिंग वाले स्टूडेंट यूजी स्टूडेंट करते हैं। जो पीजी स्टूडेंट करते हैं उनको 9 मंथ्स अप्रोक्सीमेटली 12 मंथ मिलता है टाइम। क्या, और जो पीएचडी करते हैं जनरली 2 ईयर एंड 2.5 ईयर अप्रोक्सीमेटली 3 ईयर्स मिलता है उनको। क्या, तो आपकी स्टडी के पास आपको पता होना चाहिए मेरे पास कितना टाइम है और उस टाइम में मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, वही आप उसको जनरली यूज करते हैं। इसलिए आपने देखा यूजी स्टूडेंट करते हैं तो एक सिंपल सी एक सेटिंग ले लेते हैं, वहीं पर डाटा कलेक्ट करते हैं और वहां पर उसको क्या करते हैं, स्टडी कंडक्ट करते हैं, क्योंकि दैट डोंट हैव इनफ टाइम। समझ में आ रही कहानी? क्लियर, तो टाइम बाउंड का मतलब समझ में आया, एस का मतलब समझ में आया, स्पेसिफिक है, मीजरेबल है, क्लियर, अटेनेबल है, मतलब अटेनेबल का मतलब अचीवेबल होना चाहिए। ठीक है, रियलिस्टिक होनी चाहिए और टाइम बाउंड होना चाहिए। दिस वन इज अ स्मार्ट। याद रहे, यहां से 2 क्वेश्चन जनरली बहुत बार पूछे गए हैं। एक तो न्यूमोनिक पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव का, तो होना चाहिए स्मार्ट, और अगर स्मार्ट दिया हुआ है तो उसमें से किसी भी वर्ड के बारे में बोल सकता है, भैया एस किसको इंडिकेट कर रहा है, एम किसको इंडिकेट कर रहा है, ए किसको कर रहा है, आर किसको कर रहा है और टी किसको कर रहा है। क्लियर है भैया, ये न्यूमोनिक है। इसके कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स भी है, लेकिन उसका न्यूमोनिक मैंने खुद बनाया है, वो कोई ऑथेंटिक न्यूमोनिक नहीं है, तो वो एग्जाम में न्यूमोनिक से क्वेश्चन नहीं मिल सकता, केवल मैंने बनाया। यू लॉफर, है ना, क्लियर, लेकिन ये बनाया हुआ न्यूमोनिक है, ये आपका न्यूमोनिक नहीं है, तो इसको इस तरीके से तो याद करने के लिए मैंने बनाया आपको। यू इंडिकेट फॉर द अनइक्विवोकल। अनइक्विवोकल का मतलब क्या होता है, इज द अंडरस्टेबल फॉर्म। जो भी आप स्टडी कर रहे हैं भैया, वो किसमें होनी चाहिए, अंडरस्टेबल फॉर्म के अंदर जनरली होनी चाहिए। क्या, एल इज द लॉजिकल। लॉजिकल बताते हैं अपन कि कौन को लॉजिक रीजन बिहाइंड होना चाहिए। O indicate for the observable, yeah, and F indicate for the feasible. feasible को मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं, feasible में बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं, ठीक है, तो नो नीड टू रिपीट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। एंड R इज द रिलेवेंट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रहे R रिलेवेंट है, लेकिन अगर स्मार्ट में पूछा जाए तो लोग गलती करते हैं, अधिकतर लोग आर की जगह वहां पर रिलेवेंट लिखते हैं, लेकिन अगर स्मार्ट के अंदर पूछा जाए तो आर इज इंडिकेट फॉर द रियलिस्टिक, नॉट फॉर द रिलेवेंट। वहां पे अधिकतर लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, वो अधिकतर क्या करके आते हैं, उस पर रिलेवेंट करके आते हैं भैया। समझ में आ रही है? जब उसमें स्मार्ट लिखा हुआ आए
तो आर इंडिकेट फॉर द रियलिस्टिक। क्लियर? ये अदर कैरेक्टरिस्टिक्स में है भैया, क्या है? रिलेवेंट। समझ में आई कहानी? क्लियर? रिलेवेंट इन द सेंस कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है आपके रिसर्च प्रॉब्लम से क्या होना चाहिए? रिलेटेड होना चाहिए। आप ब्रोंकाइटिस के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, कहीं आपने ऑब्जेक्टिव बनाया किसी और डिजीज के बारे में या कुछ और बना दिया, बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर स्टूडेंट्स पे कर रहे हैं, आपने कुछ और बना दिया, तो जो आपका रिसर्च प्रॉब्लम है उसी से रिलेटेड आपका जनरली क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। क्लियर? समझ में आई कहानी? क्वेश्चन जनरली ऑब्जेक्टिव से मिलता है आपको, तो इस कैरेक्टरिस्टिक से आपको क्वेश्चन मिलता है। क्लियर? स्मार्ट किसको इंडिकेट करता है? और ये अदर कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्लियर है भैया? नेक्स्ट, नीड फॉर द रिसर्च स्टडी। मैं एक एक करके फटाफट से एक्सप्लेन करता हुआ चल रहा हूं, तो समझने के लिए जनरली इनमें से क्वेश्चंस आपको मिलता नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कभी इन केस आता है तो। क्लियर? रिसर्च ऑब्जेक्टिव लिखने की क्या नीड है? मैंने अभी आपको बताया था कि जनरली ऑब्जेक्टिव क्या करते हैं, आपको एक गाइडलाइन प्रोवाइड करता है, डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि आपको स्टडी किस दिशा में क्या करनी है, कंडक्ट करनी है। ठीक है? तो पहला ही नीड जनरली क्या है भैया इसकी? इट फोकस। फोकस इन द सेंस आपका जो स्टडी है, आपकी जो पॉपुलेशन है, आपका जो स्टेटमेंट है जिस पर आप स्टडी कर रहे हैं, आप उसी के ऊपर क्या रहते हैं? फोकस रहते हैं। कहीं पर आप डिरेल नहीं होते हैं। आप ब्रोंकाइटिस पे स्टडी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप मायोकार्डाइटिस करने लग जाए, मायोकार्डियल इंफार्क्शन पे आप नॉलेज एसेस करने लग जाए बच्चों का साथ साथ में। क्लियर? तो आपका जो स्टडी का जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसी के अकॉर्डिंग आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं और आप स्टडी के अंदर जनरली क्या होते हैं? फोकस देते हैं। आपने कहा मुझे प्री टेस्ट लेना है, मुझे इंप्लीमेंटेशन देना है, मुझे पोस्ट टेस्ट देना है, तो मेरा फोकस प्री टेस्ट पे, इंप्लीमेंटेशन पे और पोस्ट टेस्ट पे ही रहेगा। इसके अलावा मुझे कुछ भी अचीव इसके अंदर नहीं करना है, तो इट शुड बी फोकस। क्लियर है भैया? ये आपके लिखने के लिए है, देख लीजिएगा। सेम इसी को मैं दूसरे मोड के बताऊं, क्लियर? तो अवॉइड द डिस्ट्रैक्शन। आप अगर फोकस रहेंगे उसी चीज के ऊपर तो नया डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। आप ब्रोंकाइटिस पे स्टडी कर रहे हैं, मुझे प्री टेस्ट करना है, सेम इंप्लीमेंटेशन करना है, पोस्ट टेस्ट लेना है, तो आप किसी और दिशा में नहीं जाएंगे कि मैं इसके रिगार्डिंग ब्रोंकाइटिस पे असेस कर लूं, कुछ और मायोकार्डियल इंफार्क्शन पे असेस कर लूं, लाइक दैट जो भी। तो आपका डिस्ट्रैक्शन से भी आप जनरली इसको बचा सकते हैं। और ये कब बचा पाएंगे? जब आप ऑब्जेक्टिव लिखेंगे। आप ऑब्जेक्टिव लिखेंगे कि मुझे क्या क्या करना है इस स्टडी के अंदर, क्या ऑर्गेनाइज कर सकते हैं उसको। ठीक है? ज्यादा एक्सप्लेन करने की मुझे नीड नहीं है, मैं वर्ड मीनिंग बता रहा हूं आपको। क्लियर? ये ऑर्गेनाइज जो वर्ड ही लिखा है यहां पे आप देखें, मैं भी आपको जनरल और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव बनाऊंगा, है ना? तो वहां पे हम डिफरेंस समझाऊंगा, समझ में आएगा कि मैंने अभी आपको कहा था कि आप जो स्टडी कर रहे थे, क्या स्टडी कर रहे थे हम? कि टू असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ लेसन प्लान, ठीक है, ऑन नॉलेज रिगार्डिंग क्या था? नहीं, रिगार्डिंग ब्रोंकाइटिस पे, ठीक है, अमंग बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स पे, 8 सरस्वती कॉलेज ऑफ नर्सिंग उदयपुर पे आप करते। क्लियर? या तो आप अगर एक जनरल, एक ब्रॉड स्टेटमेंट लिखना चाहेंगे आप क्यों करना चाह रहे हैं, तो आप लिखेंगे भैया जनरली टू असेस द नॉलेज रिगार्डिंग फलाना फलाना जो आपने लिखा है पूरा, ये बेसिक ऑब्जेक्टिव हो गया। क्लियर? फिर आपने क्या किया? इसको डिवाइड किया। आपने कहा कि हम पहले क्या करेंगे भैया? प्री टेस्ट लेंगे। प्री टेस्ट इन द सेंस हम एग्जिस्टिंग जो नॉलेज है उसको असेस करेंगे, फिर हम उसको इंप्लीमेंटेशन करेंगे, फिर हम क्या करेंगे? पोस्ट टेस्ट लेंगे, और बाद में हम क्या करेंगे? एसोसिएशन जनरली निकालेंगे। आपने 4 ऑब्जेक्टिव यहां पर बना दिए। क्लियर? मैं सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूं आपको कि ऑर्गेनाइज करते हैं हम उसको अलग अलग फ्रेज में, तो इट्स इजी। एक एग्जांपल दिया है, इफ अ रिसर्चर इज कंडक्टिंग अ रिसर्च स्टडी ऑन द इफेक्ट ऑफ द जिंजर है, उसका आप इफेक्ट देख रहे हैं किसके ऊपर? मॉर्निंग सिकनेस। मॉर्निंग सिकनेस क्या होती है सबको पता है? क्लियर? अमंग द प्रेग्नेंट वुमन। क्लियर? द ऑब्जेक्टिव आर फॉर्मुलेटेड एज। क्या ऑब्जेक्टिव बनाएंगे आप? लाइक टू असेस द प्रिविलेंस ऑफ मॉर्निंग सिकनेस, इन द सेंस प्रिविलेंस का मतलब समझे कि कितने केसेस हैं जिनको मॉर्निंग सिकनेस है। तो एक डेटा मुझे मिल गया, पहले मैं एक डेटा लूंगा भैया कि कितने पेशेंट्स हैं। सपोज यहां पे प्रेग्नेंट वुमन हो सकता है 100 है, ठीक है, लेकिन 100 में से कितने लोगों को मॉर्निंग सिकनेस हुई है? 20 लोगों को हुई है। तो मेरे पास डेटा क्या आ गया भैया? 20। 100 है तो 20% जो प्रेग्नेंट वुमन है उनको क्या है भैया? मॉर्निंग सिकनेस है। तो मेरा एक ऑब्जेक्टिव हो गया, मैं उसी दिशा में काम करूंगा। सेकंड ऑब्जेक्टिव मैंने बनाया टू आइडेंटिफाई द इफेक्ट ऑफ जिंजर और मॉर्निंग सिकनेस सिम्टम्स। मुझे इफेक्ट देखना है। मैंने 20 वुमेन्स थी, वो तो मेरा पहला ऑब्जेक्टिव क्लियर कर दिया मैंने। सेकंड मैंने उनको जिंजर दिया और उनका इफेक्टिवनेस देखा कि मॉर्निंग सिकनेस से उनको रिलीफ हुआ है या नहीं हुआ।
समझ में हुआ है रिलीफ, मतलब वो क्या है आपका इफेक्टिव है। तो मुझे उसी दिशा में काम करना। मैं ये एग्जांपल जो दे रहा हूं आपको, ये याद रहे, कीप इन माइंड ओनली कि रिसर्च ऑब्जेक्टिव जो है उसको हम फेज में डिवाइड करते हैं और हमें वो डायरेक्शन प्रोवाइड करता है और उसी को हम क्या करते हैं, एट लास्ट उसको क्या करते हैं, हम अपन अचीव करते हैं। इसी को अचीव करेंगे ना, डेटा कलेक्ट करेंगे। मैं इतना सा मैं बताना चाह रहा हूं आपको, क्लियर। इससे क्वेश्चन आपको जनरली ऐसे तरीके से मिलेगा नहीं। डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, बता चुका हूं मैं इसके बारे में, प्रॉपर्ली आपको डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, क्या ये थोड़ा सा समझ लेना आप। यहां से आपको जनरली एक, मैंने जो अभी आपको एग्जांपल दिया, टाइप्स ऑफ रिसर्च। जनरली दो टाइप के रिसर्च आप पढ़ते हैं, ठीक है। रिसर्च ऑब्जेक्टिव क्या, मैंने टाइप्स ऑफ रिसर्च पढ़ाए थे, किसी को याद है कि दो बेसिस पे बताए थे मैंने, बेस्ड ऑन द पर्पस और बेस्ड ऑन द अप्रोच। पर्पस के बेस पे कितने टाइप बताए थे मैंने, दो, कौन कौन से? अभी वही पता नहीं तो अंदर की कहानी क्या पता होगी। बेसिक और अप्लाइड बताया था मैंने, है ना, क्लियर। और अप्रोच के बेसिस पे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव बताया था मैंने आपको, क्लियर। याद रहे, दो ऑब्जेक्टिव की मैं बात करूं भैया, टू टाइप्स के जनरली ऑब्जेक्टिव होते हैं ब्रॉडली, दैट इज ए जनरल ऑब्जेक्टिव और एक होता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। क्या डिफरेंस है, मैं बात करते चलता हूं आपको। जनरल ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है भैया, इट्स ए ब्रॉड एस्पेक्ट, इट्स ए ब्रॉड एस्पेक्ट, और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है वो नैरो एस्पेक्ट है। कैसे, मैं आपको आपके सिंपल से लेसन प्लान के एग्जांपल से समझाता हूं। आप कभी कोई टीचिंग में रहा है या आप पढ़े हैं, तो जो टीचर पढ़ाने आता है कहीं कहीं पे, वो एक लेसन प्लान तैयार करके आता है। लेसन प्लान होता है किसी भी टॉपिक, हम ब्रोंकाइटिस की बात करें, इसमें वो लिखता है कि भैया ये टॉपिक है, ठीक है, ये मेरा एवीएट्स का मैंने चौक एंड बोर्ड का यूज करो, इतने इतने मिनट में ये पढ़ाऊंगा मैं। पूरा एक लेसन प्लान बनता है, आपने पढ़ा होगा, बीएससी नर्सिंग अगर की है तो लेसन प्लान पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा इतने तो आपने ज्यादा ध्यान नहीं दिया बीएससी नर्सिंग के टाइम, तो पढ़ा होगा मोस्ट ऑफ टाइम, क्लियर। क्योंकि इट्स अ वेरी बेसिक थिंग। लेसन प्लान क्या होता है मैं उसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। मेरा जो एक्सप्लेन करने का मतलब है कि हम वहां पर क्या लिखते हैं भैया, कि जनरल और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लिखते हैं जो लेसन प्लान बनाता है टीचर, ठीक है। अगर आप कोई टीचिंग में है आप में से, तो वो लेसन प्लान बनाता होगा, ठीक है। तो वहां पर दो लिखता है जनरल ऑब्जेक्टिव। मैं मेरे ही टॉपिक का एग्जांपल ले रहा हूं कि मैंने लेसन प्लान बनाया ब्रोंकाइटिस के ऊपर, क्लियर। तो मैं ब्रोंकाइटिस के ऊपर के जो मैं जनरल ऑब्जेक्टिव क्या लिखूंगा, ब्रॉड एस्पेक्ट के ऊपर, कि मैं लिखूंगा कि एट द एंड ऑफ द, है ना, या एट द एंड ऑफ द लेसन प्लान एक्सप्लेनेशन द स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट द ब्रोंकाइटिस। एक ब्रॉड एस्पेक्ट बना दिया कि मैं ब्रोंकाइटिस के ऊपर आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो मैंने एक जनरल ऑब्जेक्टिव बना दिया या जनरल गोल बना दिया एक तरह से, कि एट द एंड ऑफ द लेसन प्लान ऑल द स्टूडेंट्स आर एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट द ब्रोंकाइटिस, वो ब्रोंकाइटिस के ऊपर समझ पाएंगे। दिस इज योर जनरल ऑब्जेक्टिव, क्लियर। अब मैं इसको बात कर रहा हूं कि जो जनरल ऑब्जेक्टिव जो है, इसी को मैं क्या करता हूं, टुकड़ों टुकड़ों में मैं उसको डिवाइड करता हूं। मुझे यहां से जाना है, सपोज यहां से मुझे जाना है दिल्ली, ठीक है, दिल्ली जाना है, तो मेरा एक जनरल ऑब्जेक्टिव है कि आज शाम को मुझे 2 बजे निकलूंगा और सपोज मैं 12 बजे रात को पहुंच जाऊंगा, ठीक है। तो मेरा एक जनरल ऑब्जेक्टिव है कि भैया कि एट द एंड ऑफ 11 PM, एट द कंप्लीशन ऑफ 11 PM, ठीक है, आई विल बी रीच टू द दिल्ली, मैं यहां से दिल्ली पहुंच जाऊंगा, क्लियर, ठीक है। मैंने क्या किया, इसको और टुकड़ों में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ताकि मेरे लिए क्या हो जाएगा, वो आसान हो जाएगा, क्लियर। मैं लेसन प्लान के एग्जांपल आता हूं, फिर दिल्ली वाले एग्जांपल आता हूं, ठीक है। दिल्ली से पहले चलता हूं, क्लियर। मैं यहां से दिल्ली जाना है, तो मैंने कहा कि मैं यहां से 2 बजे निकला हूं, तो मैं लिखूंगा कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द 4 PM, ठीक है, आई विल बी रीच एट आगरा, 4 बजे तक मैं आगरा पहुंच जाऊंगा, ठीक है। 6 बजे तक मैं ग्वालियर पहुंच जाऊंगा, ठीक है। 7 बजे तक मैं झांसी पहुंच जाऊंगा, 9 बजे तक मैं जो भी बीच में आता होगा, ठीक है ना, वहां पहुंच जाऊंगा, और रात को 11 बजे तक मैं कहां पहुंच जाऊंगा, दिल्ली पहुंच जाऊंगा, ठीक है। मुझे यहां से जाना कहां है, दिल्ली जाना कहां है मुझे, यहां से दिल्ली, ठीक है। तो मैंने एक जनरल ऑब्जेक्टिव क्या लिखा भैया, कि आई विल बी रीच एट दिल्ली आफ्टर 11 PM, आज रात को 11 बजे मैं दिल्ली पहुंच जाऊंगा, ठीक है। लेकिन मैंने उसको टुकड़ों में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। इट विल बी इजी फॉर अस टू अचीव, तो हम क्या करते हैं, 1 by 1 उसको क्या करते हैं, अचीव करते हैं। आगरा पहुंच गए भैया, 4 बजे का टाइम था, चलो पहुंच गए। 6 बजे मुझे पहुंचना है ग्वालियर, 6 बजे ग्वालियर पहुंच गए अपन, ठीक है। तो हम उसको टुकड़ों में जब डिवाइड करते हैं, तो रिसर्च स्टडी क्या हो जाती है, बहुत इजी हो जाती है उसको कंडक्ट करने के लिए। मैं लेसन प्लान का एग्जांपल देता हूं, वापस से आता हूं। जो समझने वाली चीज है उस चीजें उसमें मैं फोकस कर रहा हूं, जो नहीं समझने वाली थी मैंने उसको स्किप कर दिया,
क्लियर है? मैंने आपको लेसन प्लान का एग्जांपल दिया, मैंने आपको कहा कि आपने एक जनरल ऑब्जेक्टिव लिखा कि एट द एंड ऑफ द लेसन प्लान ऑल द स्टूडेंट्स आर एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट द ब्रोंकाइटिस। मैं ब्रोंकाइटिस पढ़ा रहा हूं और मेरा ऐसा मानना है कि लास्ट में जब सेशन खत्म होगा तो ऑल द स्टूडेंट्स कैन अंडरस्टैंड अबाउट द ब्रोंकाइटिस, आप उसके बारे में समझ जाएंगे। क्लियर? मैं इसको स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट में उसको मैं फेजेस में डिवाइड करता हूं, तो मैं लिखूंगा कि स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन द ब्रोंकाइटिस। At the end of the lesson plan, student will be enlist the types of the bronchitis. At the end of the lesson plan, the student will be able to enumerate the clinical manifestation या diagnosis या treatment या intervention whatever thing. तो मैंने उसको क्या कर दिया भैया, टुकड़ों में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। समझ में आ रही है? इसलिए तो these are the basic difference between the general objective and specific objective. क्लियर? हमारी स्टडी का तो मैं थर्ड लास्ट एग्जांपल से हम स्टडी कर रहे हैं, नॉलेज असेस कर रहे हैं। क्लियर? तो आपने एक जनरल ऑब्जेक्टिव लिख दिया कि टू असेस द नॉलेज रिगार्डिंग ब्रोंकाइटिस अमंग बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर स्टूडेंट एट सरस्वती कॉलेज ऑफ नर्सिंग उदयपुर राजस्थान। ये हमारा क्या भैया, एक जनरल ऑब्जेक्टिव हो गया, यही है हमारा। क्लियर? मैंने इसको टुकड़ों में डिवाइड किया। क्लियर? कि भैया हम क्या करेंगे कि पहले प्री टेस्ट लेंगे उसका, भैया आपको नॉलेज कितना मैं पता करूंगा, फिर मैं लेसन प्लान से आपको पढ़ाऊंगा। तो सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या हो गया मेरा, टू इंप्लीमेंट या इंटरवेंशन ऑफ द लेसन प्लान। थर्ड क्या होगा, मैं आपका पोस्ट टेस्ट लूंगा। और फोर्थ क्या होगा, जो भी मेरा पोस्टर स्कोर आया है उसका जो डेमोग्राफिक वेरिएबल्स है उससे एसोसिएशन, मेल में ज्यादा नॉलेज है कि फीमेल में है, अर्बन वालों को ज्यादा नॉलेज है कि रूरल वालों को है। ठीक है? जैसा बीएससी नर्सिंग किया उसको है ज्यादा है कि एमएससी वालों को है कि जीएनएम वालों को है। ठीक है? जो हॉस्पिटल में काम करते हैं उनको है कि जो टीचिंग में काम करते हैं उनको है कि जो नॉन क्लिनिकल एकेडमिक में काम करते हैं उनको है। तो दैट इज अ रिलेशनशिप। आप देखते हैं ना आर्टिकल कभी देखा होगा तो यार फीमेल को ज्यादा नॉलेज है, मेल को कम नॉलेज है, दैट इज एसोसिएशन। वो हम एसोसिएशन जनरली निकालते हैं। तो मैंने इसको क्या कर दिया, पार्ट में अंदर क्या कर दिया भैया, डिवाइड कर दिया। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द जनरल ऑब्जेक्टिव एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। ये आपको पता होना चाहिए भैया, इससे भी क्वेश्चन आपको बहुत बार मिलता है। किस तरीके से मिलता है मैं आपको एमसीक्यूज में बात करूंगा बाद में। समझ में आ रही है आपको? दो चीज से क्वेश्चन मिलता है, कैरेक्टरिस्टिक से मिलता है, याद रहे कैरेक्टरिस्टिक से मैंने आपको बता दिया, न्यूमोनिक याद रहे, स्मार्ट है। ठीक है? उसमें से क्या पूछ सकता है कि एस किससे है, वो किससे पूछ सकता है आपको। यू लॉफर जो मैंने बताई है वो केवल मेरा न्यूमोनिक है। ठीक है? वो कोई ऑथेंटिक न्यूमोनिक नहीं है। अगर उसमें ऑप्शन में आ जाए कि व्हाट आर द क्राइटेरिया या न्यूमोनिक फॉर द रिसर्च ऑब्जेक्टिव, उसमें स्मार्ट भी दिया हुआ है और यू लोफर भी मान लो ऐसा लिखा हुआ था, आप इसको टिक मत कर देना। समझ रहे? वो स्मार्ट ही आपको टिक करना। ये मैंने अदर कैरेक्टरिस्टिक बताए हैं आपको कि आपको क्वेश्चन मिल जाए सपोज कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिसर्च ऑब्जेक्टिव एक्सेप्ट, मैं एमसीक्यू दे रहा हूं साथ साथ कि वोट, ये जागना भैया सब्जेक्ट बहुत बुरा है ना, किस्मत मेरी खराब है, मैं यही पढ़ा रहा हूं। क्लियर? लेकिन कोई बात नहीं, अगर क्वेश्चंस आ जाएंगे तो हम हमारी मेहनत काम आ जाएगी। व्हाट आर द, मैं क्वेश्चन ध्यान से सुनना भैया, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिसर्च ऑब्जेक्टिव एक्सेप्ट। समझ में आई क्वेश्चन? ऑप्शन ए मिजरेबल, ऑप्शन बी टाइम बाउंड, क्लियर, ऑप्शन सी रिलेवेंट, ऑप्शन सी इज रिलेवेंट और ऑप्शन डी इज नोवेल। चार ऑप्शन सुने? मेरा क्वेश्चन समझ में आया आपको? नए वाले स्टूडेंट में पता चलना चाहिए कि नया टॉपिक है ये, थोड़ा तो रिसर्च है। सुने भाई, ध्यान दो प्लीज प्लीज प्लीज। मेरा क्वेश्चन था कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिसर्च ऑब्जेक्टिव एक्सेप्ट। क्या ऑप्शन ए दिया था मैंने मिजरेबल, वापस चेंज हो सकते हैं ऑप्शन, मुझे भूल गया क्या होता है। ऑप्शन ए था मिजरेबल, ऑप्शन बी दिया था मैंने टाइम बाउंड, ऑप्शन सी दिया था मैंने रिलेवेंट और ऑप्शन डी दिया था मैंने नोवेल। दो गलत बोले मैंने? सी, यही समझाना चाह रहा था मैं आपको, मैंने गलत एक ही बोला है। ठीक है? मैंने भैया मेरे को समझ, आप मेरे को सुन ले, अभी मुझे सुने आप प्लीज प्लीज प्लीज। ऑप्शन ए दिया था मैंने आपको मिजरेबल, ठीक है, तो स्मार्ट के अंदर आता है SMART, एम फॉर मिजरेबल आता है। ठीक है? बी दिया था मैंने आपको टाइम बाउंड, ठीक है, तो टी फॉर टाइम बाउंड होता है। ठीक है? फिर आर दिया मैंने आपको रिलेवेंट,
लेकिन जो स्मार्ट होता है उसके अंदर रियलिस्टिक होता है, लेकिन जो अदर कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें आर फॉर रियली रिलेवेंट था। तो कैरेक्टरिस्टिक्स तो है ना, तभी तो मैंने पढ़ाया उसको, नहीं तो मैं स्मार्ट पढ़ा के छोड़ देता आपको। अगर मैं स्मार्ट पढ़ा के छोड़ देता ना आपको, मैंने क्यों बताया वो कि अगर इस तरीके से कोई क्वेश्चन आए, ठीक है, तो आर फॉर रिलेवेंट और एन फॉर नोवेल तो कहीं था नहीं उसके अंदर, नहीं था ना आपका। क्लियर, समझ में आया आपको? इसलिए मैंने अदर कैरेक्टरिस्टिक बताया। अगर इस तरीके से क्वेश्चन आए तो जरूरी नहीं कि स्मार्ट पे ही फोकस करें, ये यू लोफर भी याद रखना है। क्लियर है भैया? जो मैं समझाना चाह रहा हूं समझ में आ रही, थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है? ठीक, पानी वानी पी लो आराम से, 2 मिनट है ना। यस, या प्लीज प्लीज प्लीज, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, देख लें मैंने जो समझाया उसको आप देखें। मैंने आपको कहा था 2 टाइप के रिसर्च ऑब्जेक्टिव है, क्या? जनरल ऑब्जेक्टिव, क्लियर? जनरली जनरल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? एक ब्रॉड इन नेचर, ब्रॉड एस्पेक्ट होता है, और स्पेसिफिक क्या होता है? नैरो एस्पेक्ट होता है। क्लियर? ब्रॉड गोल होता है टू बी अचीव, दीज आर यूजुअली लेस इन द नंबर। एक चीज याद रखें कि जनरली लेस इन द नंबर होता है। यही एग्जांपल आप देख लें, टू असेस द इफेक्ट ऑफ द जिंजर ऑन द मॉर्निंग सिकनेस अमंग द प्रेग्नेंट वुमन। एक कॉमन स्टेटमेंट अपन ने दे दिया। एक एमसीक्यूज करूंगा, उसमें आप बहुत कंफ्यूज होंगे, तब मैं उसके बारे में बताऊंगा आपको। स्पेसिफिक क्या है? प्लीज 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 प्लीज, शॉर्ट टर्म है और नैरो है। जनरल ऑब्जेक्टिव कैन बी ब्रोकन इनटू द स्मॉल एंड लॉजिकली फॉर्म। उसी को चीज को अपन क्या बोलते हैं भैया? उसी चीज को अपन देखेंगे। मैंने अभी आपको जनरल ऑब्जेक्टिव बताया, उसी स्टेटमेंट का, आप वाले स्टेटमेंट का बता चुका हूं मैं आपको एग्जांपल। टू डिटरमाइन द प्रिवेलेंस ऑफ द मॉर्निंग सिकनेस, वहां पे आप जिंजर का इफेक्ट देख रहे थे केवल, क्या उसको वहां पे हमने और डिवाइड किया। एक तो आप क्या निकाल रहे हैं? प्रिवेलेंस इफेक्ट निकाल रहे हैं कि मॉर्निंग सिकनेस कितने लोगों को हो रही है प्रेग्नेंट वुमन में से। सेकंड आपने कहा कि टू कंपेयर द सीवियरिटी ऑफ द मॉर्निंग सिकनेस इन मल्टीग्रेविडा और प्राइमीग्रेविडा, या आप एज ग्रुप दे सकते हैं कि इस एज ग्रुप वालों में कितनी है, इस एज ग्रुप वालों में कितनी है, ये आप देख सकते हैं। क्लियर? बस इतनी कहानी है। एक और चीज मैंने इसमें लिखी नहीं है भैया, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, इन केस अगर फ्यूचर में पूछी जाती है कि इनमें से कौन सा टाइप्स है या नहीं। जनरली 2 ही टाइप होते हैं, जनरल और स्पेसिफिक, बट कहीं कहीं पर 2 टाइप और लिखे हुए मिलते हैं। मैं थोड़ा सा 2 मिनट एक्सप्लेन कराऊं आपको। दैट इज अ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। ठीक है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है कि आपका प्राइमरी फोकस उसी के ऊपर है जो आप स्टडी करना चाह रहे हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूं कि आप कोई 2 मेडिकेशन है, कोई भी 2 मेडिसिन है, उसका आप कंपेयर देख रहे हैं। सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि रोसुवास्टेटिन है, रोसुवास्टेटिन या एट्रोवास्टेटिन, नाम सुना होगा आपने एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के अंदर। ये 2 ड्रग का मैं कंपेयर देख रहा हूं और इसका मैं इफेक्ट देख रहा हूं कि आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड के अंदर जो एलडीएल का लेवल है, ठीक है, उस पर क्या इफेक्ट आता है। क्या इनको देने से जो एलडीएल का लेवल है वो कम होता है या ज्यादा होता है। इन दोनों ड्रग का मैं क्या कर रहा हूं? इफेक्ट दे रहा हूं। आधे लोगों को मैंने एलडीएल को ये ड्रग दी, आधों को मैंने ये दी। तो मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है भैया? कि टू कंपेयर द इफेक्टिवनेस ऑफ द रोसुवास्टेटिन एंड एट्रोवास्टेटिन क्या रिगार्डिंग किसके है भैया? एलडीएल लेवल, उसी को चेक करें अमंग द हाइपरटेंसिव पेशेंट। क्लियर? ये मेरा क्या भैया? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, ये मेरा यही है। सेकेंडरी में क्या करूं कि मैं एलडीएल का तो देख रहा हूं लेवल, मुझे लगा कि नहीं यार साथ में अपन देख रहे हैं एचडीएल पे क्या इफेक्ट आ रहा है। मेरा प्राइमरी तो यही था एलडीएल पे, अपन क्या देखें कि एचडीएल पे क्या इफेक्ट आ रहा है, उसको भी देख लिया। तो एचडीएल पे भी आप देखना चाह रहे हैं अलग से, आपने मेंशन नहीं किया आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर, क्या तो वो आपका क्या हो जाएगा भैया? सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। आपके एग्जांपल से मैं बात करूं, आप ब्रोंकाइटिस पे देखना चाह रहे हैं, नॉलेज असेस कर रहे हैं, ठीक है, तो आप नॉलेज असेस कर रहे हो, आपका क्या भैया? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रिगार्डिंग ब्रोंकाइटिस। आपने ब्रोंकाइटिस के साथ साथ क्या क्या यार, मैं 10 एक क्वेश्चन क्या करता हूं यार, मायोकार्डियल इंफार्क्शन के भी डाल देता हूं, उस पर भी नॉलेज देख लेता हूं मैं। ठीक है, तो वो आपका जनरली क्या प्राइमरी नहीं है, वो क्या हो जाएगा? आपका सेकेंडरी है। क्या आपने सोचा कि मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या? मुझे नॉलेज असेस करना ब्रोंकाइटिस पे, मैंने तो कर लिया। मैं नॉलेज असेस करने के बाद क्या करूंगा? एक मॉड्यूल बनाऊंगा, एक सेल्फ इंस्ट्रक्शन मॉड्यूल, ठीक है, जो मोबाइल के अंदर, जिससे आदमी उसको पढ़ पाएगा, वो मैं लोगों को व्हाट्सएप के थ्रू क्या कर दूंगा? भेज दूंगा। लेकिन मैंने उसको मेंशन नहीं किया था, क्या वो आपका क्या हो गया? जनरली सेकेंडरी। तो प्राइमरी जो आप स्टडी करना चाह रहे हैं उसी के ऊपर फोकस होता है, एक उसके साथ में कुछ और आप ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं, तो वो आपका जनरली क्या हो गया भैया? सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। बस इतनी सी कहानी है, याद रहे। ऑब्जेक्टिव की मैंने आपसे बात की थी भैया, क्लियर? ऑब्जेक्टिव जो है गुड क्राइटेरिया का न्यूमोनिक मैंने आपको बताया था, इट विल बी क्या होना चाहिए भैया? स्मार्ट। एस इंडिकेट फॉर, एम इंडिकेट फॉर रीजनेबल, ए इंडिकेट फॉर
अटेनेबल। ठीक है, मैंने आपको समझाने के लिए बताया था कि अचीवेबल भी हो सकता है, गेनेबल भी हो सकता है। समझाने के लिए वर्ड मीनिंग याद रखें, अटेनेबल ही है भैया। क्या आर इंडिकेट फॉर रियलिस्टिक, डोंट बी कंफ्यूज बिटवीन द रिलेवेंट और रियलिस्टिक, दोनों होते हैं, पर स्मार्ट के अंदर आर इंडिकेट करता है भैया रियलिस्टिक को करता है, और टी इंडिकेट फॉर टाइम बाउंड। क्या अदर क्राइटेरिया, यू इंडिकेट का मतलब यू लोग अनइक्विवोकल, अनइक्विवोकल। ठीक है, एल इंडिकेट फॉर लॉजिकल, ओ इंडिकेट फॉर ऑब्जर्वेबल, आर एफ एफ मींस फिजिबल, और आर फॉर रिलेवेंट। क्लियर है भैया? टू टाइप्स का ऑब्जेक्टिव है कि कौन कौन से, जनरल और स्पेसिफिक। जनरल और स्पेसिफिक डिफरेंस समझ में आया आपको? ठीक है, तो और टाइप है कौन कौन से, प्राइमरी और सेकेंडरी। क्लियर है भैया? सी मेथड, मैं एक बार क्या मेथड है कि किस तरीके से ऑब्जेक्टिव लिखे उसके बाद बता रहा हूं मैं। इस पर जनरली आपको एमसीक्यू जनरली मिलता नहीं। क्लियर? प्रेजेंटेड ब्रीफली और कंसाइजली होना चाहिए, मैं बता दिया, ब्रीफ शॉर्ट में होना चाहिए मींस। क्लियर? एक चीज ऐसा बताऊंगा आपको, दे कवर द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्रॉब्लम, लॉजिकल सीक्वेंस, और इट मस्ट बी स्टेटेड इन द कोहेरेंट वे। एक चीज याद रहे आपको कि ठीक है, यहां से कभी पूछा जाता है कि जो ऑब्जेक्टिव अपन लिखते हैं वो किस वे में लिखते हैं, कि वो कोहेरेंट वे में लिखते हैं। कोहेरेंट वे का मतलब क्या है कि वो उनका एक दूसरे से रिलेशनशिप है, आपकी प्रॉब्लम से रिलेशनशिप है एक दूसरे, जनरली क्या है, इतना तो आप याद रखें। ठीक है, मैं ज्यादा इसको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, कोहेरेंट में आप कंफ्यूज होंगे अननेसेसरी का। क्लियर? बट याद रहे कि रिसर्च ऑब्जेक्टिव जो है वो किस वे में लिखते हैं, तो ये याद रहे भैया कोहेरेंट वे में लिखते हैं। ये आपको एमसीक्यू में मिल सकता है। क्लियर? कुछ स्पेशल नहीं है, लॉजिकल सीक्वेंस वही है। एक इंपॉर्टेंट चीज और बता रहा हूं मैं आपको, क्या है कि जब भी आप रिसर्च ऑब्जेक्टिव को लिखते हैं, ठीक है, यू यूज द एक्शन वर्ब्स, एक्शन वर्ब। ठीक है, अभी एक्शन वर्ब क्या क्या होती है, मैं इसकी पूरी एक टेबल है भैया। मैं टेबल डाली नहीं है क्योंकि वो आप लोगों के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं, जो रिसर्चर है, जो रिसर्च करते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, अननेसेसरी का ज्ञान लेने का भी मतलब नहीं है। जो जरूरी है केवल उसको आप देख लो। क्लियर? कि एक्शन वर्ब क्या है, मैंने आपको भी वर्ड बता रहा था, आप कह रहे थे कि ऑब्जेक्टिव टू असेस बताया था, टू कंपेयर बताया था, टू एनालाइज बताया था। क्लियर? तो दीज आर द एक्शन वर्ब, और ये डिपेंड करता है कि आपके रिसर्च डिजाइन पे कि कौन सी डिजाइन है, उसमें कौन से एक्शन वर्ब को अपन यूज करते हैं। मैंने कॉमनली कुछ एक्शन वर्ब्स यहां पर लिखवाई है, आप देख लें यहां पर। टू असेस ये एक्शन वर्ब है, टू आइडेंटिफाई ये लिख सकते हैं, टू फाइंड आउट, टू डिटरमाइन, टू कंपेयर, टू फाइंड, टू वेरीफाई, टू कैलकुलेट, टू डिस्क्राइब, टू एनालिसिस, टू एस्टेब्लिश। ऐसे बहुत सारे एक्शन वर्ब है, वो आपकी डिपेंड करती है, याद रखें कि कौन से रिसर्च डिजाइन आप जनरली उसके अंदर यूज कर रहे हैं, तो वही एक्शन वर्ब होती है। पर ये वर्ब है एक्शन वर्ब, याद रहे। ये जब स्टेटमेंट में आती है तो याद रहे क्या भैया, रिसर्च ऑब्जेक्टिव को डिफाइन कर रहे हैं। सी द क्वेश्चन, रिसर्च ऑब्जेक्टिव रिगार्डिंग। अब ध्यान से सुनना, अब आपने कितना समझा, समझ में आएगी कहानी। सोर्सेज ऑफ रिसर्चेबल प्रॉब्लम, मैंने पढ़ाई आपको, सोर्सेज ऑफ रिसर्चेबल प्रॉब्लम कैन इंक्लूड, क्वेश्चन समझ में आया? रिसर्चेबल जो प्रॉब्लम है उसके क्या सोर्स है। क्लियर? ऑप्शन ए, रिसर्चर्स ऑन एक्सपीरियंस एज एजुकेटर्स। क्या यह होता है क्या? मैंने रिसर्च प्रॉब्लम पढ़ाई थी, सोर्स बताए थे आपको, अब तो याद नहीं होगा, वो पहले वाली क्लास हो गई है ना। पर्सनल एक्सपीरियंस बताया था मैंने, तो पर्सनल एक्सपीरियंस और एक्सपीरियंस है। मैंने कहा जो मैं पढ़ा रहा हूं वो वर्ड लिखा हुआ नहीं आएगा एग्जाम में। क्लियर? एमसीक्यू जो बंद कर देता हूं मैं इसको।